पहला भू कानून अगर किसी मायने में वो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में नारायण तिवारी जी ने ही रखा था। उत्तराखंड की ताज़ा नई स्टेट बनी हुई थी। इस स्टेट जब वो भू कानून बना, उसके पक्ष में भी लोग थे, उसके विरोध में भी लोग थे। इस चीज़ को समझ रहे कि वो पहला कानून था जिसने इसको बचाने की ओर आगे। मैं खुद इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। अपने 10-12 एमएलए के साइन भी लिए और मैं व्यक्तिगत रूप से नारायण तिवारी जी को मिला। मैं उत्तराखंड में भू कानून के पक्ष में हूँ कि उस कानून को जो हमने बनाया था पास में धीरे धीरे बीजेपी की सरकार ने डायल्यूट क्यों किया। आरएसएस के एजेंडे को कहीं ना कहीं मजबूत करते, क्योंकि कॉमनलाइज आप कर रहे हैं। पीढ़ियों को अगर बचाना है तो एग्रीकल्चर लैंड को बचाना होगा। अभी उत्तराखंड में भू कानून का बड़ा मुद्दा चल रहा है, लेकिन जो पहली निर्वाचित सरकार बनी हुई है उत्तराखंड में 2002 में, उसमें आप भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं। कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम पीरियड में वो जो 500 स्क्वायर मीटर की एक सीलिंग दे दी थी, वो किस आधार पे दी थी, एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, अगर वो सीलिंग दी हुई थी तो उसमें जो नगर वाले क्षेत्र थे वो क्यों अलग रखे हुए थे बाहर कहीं पर को। और अभी के टाइम पीरियड में क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम जिसमें कि पहाड़ बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतनी सारी बातें कहीं पर को लोग कह रहे हैं, इसकी नींव शायद से पहली जो कांग्रेस सरकार बनी थी वहीं पर को पड़ गई थी? नहीं नहीं, अगर आप कहें ये परसेप्शन गलत है। हाँ। मुझे लगता है कि जो आज भू कानून के माध्यम से जो आम लोगों में एक बात है, उत्तराखंड की ज़मीनें बिक रही हैं, इसलिए इस बेतहाशा बिक्री पर रोक लगना चाहिए। हमारी ज़मीन बचनी चाहिए। हाँ। ये जो आम धारणा है, इसकी बुनियादी ज़मीन को उत्तराखंड के पक्ष में पहला भू कानून अगर किसी मायने में वो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में नारायण तिवारी जी ने ही रखा था। हाँ। ये हम इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। और उसमें क्योंकि साथ में वो पूरी बात हाँ तो ये नहीं होगी ना कि सीलिंग भी नहीं 500 नहीं नहीं, स्क्वायर मैं मीटर उसी की उसी उसी गवर्नमेंट ने उसी रखी। में आ रहा हूँ। हम्म। उस समय भी एक मांग थी कि उत्तराखंड की तब भी ज़मीनें बेतहाशा बेची जाने लगी थी। हाँ, कि बिल्कुल। उत्तराखंड की जो बेतहाशा ज़मीनें बिक्री हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, अनावश्यक यहाँ की ज़मीनें खरीद है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उसी के पहल में नारायण तिवारी जी ने इस पहल को लिया था कि 500 वो भी आवासीय पर्पस के लिए कोई बाहरी व्यक्ति ले सकता था। तो ये एक पहला कानून था जिसने उत्तराखंड की ज़मीन को, भूमि ज़मीन को रोकने के लिए कानून बनाया। जब ये कानून बन के आ रहा था, प्रस्तावित हुआ, मैं खुद इससे पूरी तरह से सहमत नहीं था। मैं चाहता था कि और मजबूत बनना चाहिए। खुद मैंने ड्राफ्टिंग करके अपने 10-12 एमएलए के साइन भी लिए और मैं व्यक्तिगत रूप से नारायण तिवारी जी को मिला और उनको मैंने ये बातें रखी। उस समय मैंने एक राजनेता के जो एक सैद्धांतिक पहलू होता है, एक जो हार्ड रियलिटीज होती है, उन दोनों के विरोधाभास को देखा। उन्होंने कहा, प्रदीप, जो तुम ये चीज़ कह रहे हो मैं समझता हूँ इसको, आपकी भावनाओं को मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन आपने कभी इस चीज़ पर सोचा कि ये भू कानून बना करके हम पहला प्रयास करते उत्तराखंड की ज़मीन को अनावश्यक रूप से बेचा ना जाए, इसके पक्ष में क्या उस समय के आप खुद जान लीजिए, उस समय के समाज में क्या लोगों ने, आम लोगों ने उस कानून के पक्ष में बोले, सड़कों में दिखे, या उस पूरे कानून को समाप्त किया जाए। और विशेषकर तराई क्षेत्र में आपने देखो, हम भी उससे 2-4 हुए जब हम लोग एमएलए के रूप में, तब तो अक्सर गाड़ियों से इसी रास्ते जाते थे। जगह जगह बहुत से लोग जो समझते थे कि ये हमारे खिलाफ है, उन लोगों के मेमोरेंडम, इसको सरकार वापस ले, उसके दबाव में एक कमेटी बनी, बगोड़ा कमेटी, और उस कमेटी ने अपना एक प्रस्ताव दे दिया कि जो पूरे राज्य के लिए था उसको नगर पालिका की सीमाओं से बाहर कर दिया।
और वो उसका अर्थ ये हुआ कि धीरे धीरे जहाँ भी लोगों को अपनी ज़मीनों को बचाना था, लेना था, नगर पालिका की सीमाओं में, इसीलिए उसका एक्सपेंशन भी होता रहा, बढ़त बढ़त तो होती ये रही भी तो फिर पॉलिटिकली है। लेकिन सरकारों ने लेकिन सरकारों ने किया। हम्म, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले हमने जो आज के लोगों को, जब लोग एंटी तिवारी कांग्रेस की बात करते हैं, तो उस चीज़ को समझ दें कि वो पहला कानून था जिसने इसको बचाने की ओर आ गया। उसके बाद ये बात सर इसलिए कहते हैं ना क्योंकि हाँ। देखिए उससे पहले हमारे पास एक हिमाचल एक स्टेट था और नियर बाई स्टेट था जिसने जब स्टेट बनने के 2 साल बाद ही वो एक बिना सीलिंग का कोई एक अपना भू कानून पारित कर दिया। तो लोग कंपेयर करते हैं कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने सबसे पहले गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने ये क्यों नहीं किया। तो क्वेश्चन वहीं पर को इसलिए लोग कहते हैं कि आपने क्यों सीलिंग दी, आपके पास तो एग्जाम्पल था उससे पहले कहीं पर हाँ, ये चीज़ें हो सकती, जब परमार साहब हम्म, हिमाचल के थे, एक यूनियन टेरिटरी बहुत लंबे समय से बनी हुई हम्म, थी, स्टेट बनी तो एक लंबा उनका एक अपना अस्तित्व का एक हिसाब से लंबा इतिहास भी उनके पास। उत्तराखंड की ताज़ा नई स्टेट बनी हुई थी। इस स्टेट जब वो भू कानून बना, उसके पक्ष में भी लोग थे, उसके विरोध में भी लोग थे। पक्ष वाले लोग उतने एक्टिव नहीं थे, विरोध वाले तो ये सारी थे। लेकिन सवाल क्या है, विरोध एक कहाँ ही से है। मैदानों से हुआ था उस समय। नहीं, एक सवाल ये है कि उस कानून को जो हमने बनाया था, पास में धीरे धीरे बीजेपी की सरकार ने डाइल्यूट क्यों किया। 2018 में तो त्रिवेंद्र सिंह राय ने एक तरह से वो कानून पूरी तरह समाप्त कर दिया। और आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब हम हार्ड कानून बनाएंगे, दो मेरे सारे सवाल हैं। मैं उत्तराखंड में भू कानून के पक्ष में हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जब जब भू कानून की आवाज़ उठती है कि कब उठती है, जब राज्य में कोई चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आता है, जब राज्यसभा का चुनाव आता है, तब भू कानून सबसे आगे हो जाता है। और जैसे ही ये चुनाव दूर चले जाते हैं, भू कानून की मांग भी परिदृश्य से बाहर हो जाती है। तो आज के संदर्भ मुझे लगता है कभी कभी कि हमको दो चीज़ें साफ करनी पड़ी। जो लोग चला रहे हैं उनकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है, उसमें बहुत से लोग अच्छे लोग भी, प्रोग्रेसिव भी हैं। लेकिन जो सरकार चला रही है वो बीजेपी के एजेंडे को, आरएसएस के एजेंडे को कहीं ना कहीं मजबूत करते, क्योंकि कॉमनलाइज आप कर रहे हैं। तो आज ये मेरी सबसे बड़ी आपत्ति एक ही है। दूसरी चीज़ है, उत्तराखंड के लोगों की क्या इच्छा है। भू कानून को आप भू कानून की जगह अगर इस तरह, हमारी इच्छा है कि हम अपनी कौन सी ज़मीन को बेच रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड तो बेच रहे हैं। किसान जब कोई मुझसे खरीद रहा है तो मेरी एग्रीकल्चर लैंड, उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड लोगों के हाथों से निकलती गई तो एग्रीकल्चर लैंड इस देश में और दुनिया में आत्मसम्मान का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो इसलिए पीढ़ियों को अगर बचाना है तो एग्रीकल्चर लैंड को बचाना होगा। और उस संदर्भ में हम क्यों नहीं मांगते, कई भू कानून की मांग में मैंने ये नहीं सुना, क्योंकि हिमाचल के अंदर और बाहर का प्रश्न नहीं है। आप जब भू कानून की मांग करते हो, बाहर वालों ने लैंड खरीदे, बाहर हिमाचल का कानून साफ देता है एग्रीकल्चर लैंड को, कृषक लैंड को सिर्फ कृषि पर ठीक है आश्रित हिमाचली व्यक्ति ही खरीद सकता है। आप हिमाचली है लेकिन कृषक नहीं है, गैर कृषक आदमी भी हिमाचल में कृषि जमीन को नहीं खरीद सकता। और ये सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, अगर मैं समझता हूँ देश के संदर्भ में, जिस तरह पूरे देश में जंगलों को बचाने के लिए एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, आज पूरे देश में एग्रीकल्चर पर संकट है। किसानों के हाथों से ज़मीनें जा रही हैं, वेस्टर्न यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ भी अच्छे हैं। आखिर हम अपनी इंडस्ट्रियों को ऐसी जगह क्यों नहीं लगा सकते हैं जहाँ अच्छी एग्रीकल्चर लैंड हो। तो ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर ये मांग के उसमें परिप्रेक्ष्य में अगर हम साफ कहें कि हमारी जो कृषि जमीन को उसको, अगर आपका व्यवसाय कृषि नहीं है, चाहे आप उत्तराखंडी है तब भी नहीं कर सकते, जो हिमाचल की धारणा है।